हेलो, यस आवाज जा रही सर। है? सर पीपीटी देख क्या पा आ रहे हैं? रहा है सर? यस पीपीटी सर, देख पा यस रहे हैं? दिख रहा है आपको ना? यस सर। यस सर। So let's start with this new topic regarding endocrine system. So in this topic, we will deal with the different disorders of the endocrine glands of the body. But at the same time, you must know some of the normal physiological function of those endocrine glands for which disorders I am going to deal with. Therefore, I have taken this topic as pathophysiology of endocrine glands. That is both physiological and pathological changes in the different endocrine glands. So first of all, what is this endocrine glands? दीजिए, आप कोई बताओ, कोई बता सकते हैं क्या? थोड़ा इसको डिफाइन कीजिए. व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? हेलो, Ductless एनीवन? gland secrete Ductless hormone. glands. Ductless gland which secrete hormone directly into the blood. ओके, तो इट इज Ductless माइन्यूट glands. अमाउंट, वेरी माइन्यूट अमाउंट यस में। हाँ, तो दो तीन बात एकदम क्लियर हो गया फ्रॉम योर डिफिनेशन कि ये हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ये डक्टलेस होते हैं और बहुत थोड़े अमाउंट में सेक्रेट होते हैं. ये तीन बात, थ्री मेजर पॉइंट है जो आप जिसको आपने कहा है. ठीक है, तो यूजुअली पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है. ग्लैंड जो है बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं और ओवरऑल इट फॉर्म से सिस्टम. जैसे अदर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स मिलकर एक एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं. और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम इज बेसिकली ए केमिकल मैसेंजर सिस्टम दैट कंप्राइज ऑफ द हार्मोन्स, जो आप कह रहे हैं कि हार्मोन्स है. ठीक है, और इस हार्मोन्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आफ्टर सेक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे कम इन द इंटरस्टिशियल स्पेस and from there they are absorbed directly into the blood circulation without any involvement of duct. इसीलिए आप कह रहे हो कि ductless gland है, इसमें duct का रोल नहीं. थोड़ा सा मैं जोड़ू, ये जो हार्मोन्स है ये क्या है? बेसिकली सेल सिग्नलिंग है. और दूसरा चीज ये है कि हार्मोन्स जब भी काम करते हैं डिस्टेंट रिमोट ऑर्गन्स पे काम करते हैं. यूजुअली जो इनका रोल है कि सेक्रेशन कहीं पे होता है और इनका इफेक्ट कहीं डिस्टेंट ऑर्गन पे होता है, रिमोट ऑर्गन पे होता है. और ऐसे ही सिग्नलिंग को हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स. जब इस तरह का रोल हो किसी केमिकल मैसेंजर का कि आफ्टर सेक्रेशन उसका एक्शन कोई डिस्टेंट ऑर्गन पे हो रहा है, तो वहां पे वो टर्म हार्मोन ज्यादा अच्छा है यूज करना. सेल सिग्नलिंग बाय केमिकल मैसेंजर, ऐसे केमिकल मैसेंजर जो सेक्रेट हो रहे हैं किसी एक ग्लैंड या सेल से और उनका एक्शन हो रहा है किसी दूर वाले सेल या टिश्यू पे, तो वहां पे टर्म हार्मोन ज्यादा सूट करता है. मगर बॉडी में जो सेल सिग्नलिंग फंक्शन है वो सिर्फ हार्मोन और हार्मोन ही नहीं है. सेल सिग्नलिंग अदर देन हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि जिसको हम लोग अदर डेफिनेशन अदर देन हार्मोन, इंडोक्राइन, अदर देन इंडोक्राइन कुछ अदर भी सेल सिग्नलिंग टाइप्स है, जैसे कि ऑटोक्राइन. ऑटोक्राइन क्या है, कोई बताएंगे? व्हाट इज ऑटोक्राइन इफेक्ट? लोकल सेल सर जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल खुद के लिए सिक्रेट करता है सर ब्लड में. वेरी गुड, नाम से लग रहा है ऑटोमन. जिस सेल ने सिक्रेट किया उसी पे फंक्शन करेगा. ठीक है, सेम सेल सिक्रेट कर रहा है, उसका इफेक्ट भी उसी सेल पे होगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन. तो आप देख रहे हो कि इंडोक्राइन उससे अलग है. दूसरा एक चीज है पैराक्राइन. ये क्या है? व्हाट इज पैराक्राइन? पैराक्राइन बताएंगे कोई? सर जब एक सेल का सिक्रेशन दूसरे सेल पे अफेक्ट करता है उसको पैराक्राइन. हाँ, नहीं दूसरे पे तो खैर इंडोक्राइन भी कर रहा है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है. दूसरे जो विसिनिटी में हो, जो एडजॉइनिंग में हो, जो आसपास हो. ठीक है, सेल अपने ही सेल के सिक्रेशन अपने ही सेल पे काम करे तो ऑटोक्राइन, लेकिन एडजॉइनिंग सेल्स पे, आसपास के सेल्स पे काम करे तो पैराक्राइन. ठीक है, और एक होता है जक्स्टाक्राइन. ये जक्स्टाक्राइन क्या है? सर उसके जस्ट मतलब पास में जो सेल रहता है ना, जस्ट तो उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है. हाँ, ठीक ही बोल रहे हो आप. सेल टू सेल कनेक्शन बहुत करीब है एक दूसरे यस से. सर, सेल टू सेल कनेक्शन. हाँ, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शंस, द कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सेल्स.
तो यहाँ पे जो जक्स्टाक्राइन में सेम सेल पे भी काम करते हैं और वेरी नियर बाई सेल्स पे काम करते हैं। सर कुछ सेल्स, पैराक्राइन भी तो लोकल सेल पे इफेक्ट करता है ना? हाँ लोकल आसपास के ही चीजों पे, ठीक है। तो ये इसीलिए तो एंडोक्राइन से अलग है। एंडोक्राइन में मैं बार बार तो फिर कह रहा हूँ सर कि distinct होना। पैराक्राइन और जक्स्टा ये जो बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे डिफर? पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन, हाँ तो जक्स्टाक्राइन को ऐसे समझो कि ऑटोक्राइन प्लस पैराक्राइन इज इक्वल टू जक्स्टाक्राइन, ठीक है। ऐसा जो सेल अपने ही सेल पे काम करे प्लस लोकल सेल पे भी काम करे, उसको हम लोग ज्यादा अच्छा टर्म है जक्स्टाक्राइन। क्लियर है? ओके सर, ओके ओके। और इंडोक्राइन सबसे अलग है, इन तीनों से अलग है। इंडोक्राइन थोड़ा डिस्टेंट ऑर्गन पे काम करता है, जिसे आप जानते ही हैं। पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है और गोनैड्स पे काम करता है। तो ब्रेन में है पिट्यूटरी और गोनैड्स काफी दूर है उससे, वहां पे जाके एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है और ये टॉपिक बहुत नून है, आपने पढ़े होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के टाइम पे, और 11th-12th में अच्छे से पढ़ाया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो बहुत नून टॉपिक है। और बेसिकली ये जो टर्म है इंडोक्राइन, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इंडोन का मीन्स होता है विद इन और सेल्फ। इंडोन का मतलब होता है विद इन और सेल्फ, और क्राइन का मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश और टू सेपरेट। तो उसी से ये लिया गया है टर्म इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो हम लोग इसका आगे बढ़े और थोड़ी थोड़ी बातें करें रिगार्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो जो भी डिसऑर्डर्स होंगे रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली 3 तरह से होते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि 2 तरह से होते हैं जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं। एक होता है हाइपोसेक्रेशन, दैट इज ड्यू टू हार्मोनल डिफिशियंसी। एक होता है हाइपर सेक्रेशन, दैट इज ड्यू टू हार्मोनल एक्सेस। और समटाइम्स ट्यूमर्स, ट्यूमर बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी ट्यूमर होते हैं। तो बेसिकली हमारा फोकस होगा हाइपोसेक्रेशन पे और हाइपर सेक्रेशन पे। तो कभी हाइपोसेक्रेशन हो सकता है, कभी हाइपर सेक्रेशन हो सकता है। क्यों होते हैं? तो डिफरेंट कॉजेज होते हैं। डिफरेंट कॉजेज जैसे कि सम इन्फेक्शन, सम इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस, सम रेडिएशंस, सम फिजिकल ट्रॉमा, सम इम्यून, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, उसके वजह से भी कभी कभी हाइपोसेक्रेशंस और हाइपर सेक्रेशंस हो सकता है। इवन ड्यू टू ट्यूमर्स हाइपर सेक्रेशन हो जाते हैं। तो इटियोलॉजी कैन बी वेरिड रिलेटेड टू एंडोक्राइन हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन। दूसरी बात ये भी है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हम लोग अभी तक ऐसे पढ़ते रहे हैं ह्यूमन में और एनिमल में, तो बहुत कुछ वैसा ही है, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एनिमल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर इसकी बात करो, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करो, तो इन रिलेशन टू ह्यूमन क्या है कि इन ह्यूमंस में आपको याद होगा कि हम लोग जब ऐसे पढ़ते हैं तो एक लिखा रहता है कि एंटीरियर लोब है, एक पोस्टीरियर लोब है, इन बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब प्रीवियस पेज थोड़ा सा, तो प्रीवियस स्लाइड थोड़ा सा वापस कीजिए। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? हेलो। सर प्रीवियस स्लाइड फिर से थोड़ा प्ले कर। हाँ, दिस स्लाइड। यस सर, हो गया सर। ये आपकी हमारे भी, नोट्स में है नहीं सर, इसलिए। हाँ हाँ नहीं है, थोड़ा सा मैंने उसको रिवाइज किया, ठीक है। तो मैं आपका आवाज बहुत कम सुन रहा हूँ, मेरा आवाज तो सही से जा रहा है ना आपको? यस यस सर, आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ही है। तो आप जानते हो जब भी डिसऑर्डर होता है तो उसको 2 बेसिक ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर देते हैं, हाइपोसेक्रेशन के लिए कर देते हैं, हाइपर सेक्रेशन के लिए कर देते हैं। और रिगार्डिंग दिस ट्यूमर, तो ट्यूमर कहीं भी किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, तो वो ट्यूमर ही है। मैं आपसे कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है, जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं रिलेटेड टू ह्यूमंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जो वेटनरी साइंस से पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड में आपसे ये कह रहा था कि इन पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली you have read 3 lobes, 2 lobes basically, anterior lobe and posterior lobe, and in between these 2 lobes there is a intermediate lobe. तो ह्यूमन में इंटरमीडिएट लोब यूजुअली नहीं होते, ठीक है, इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। इवन जो एडवांस मैमल्स है उसमें भी इंटरमीडिएट लोब नहीं होता, लेकिन जो लोअर एनिमल्स है जैसे रोडेंट्स है, रैट्स है, माइस है, उसमें ये इंटरमीडिएट लोब है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है रिगार्डिंग हार्मोन सेक्रेशन और रिगार्डिंग उसका स्ट्रक्चर। तो रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो देयर इज ए पिक्चर शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द pituitary gland which is also called as hypophysis.
इसको टेक्निकली हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। और इस पिक्चर में आपको ये दिख रहा है कि इट इज रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ब्रेन में स्फेनाइड बोन जहाँ पे है, एट द बेस ऑफ द ब्रेन देयर इज ए कैविटी इन द स्फेनाइड बोन दैट इज कॉल्ड सीला टर्सिका। तो सीला टर्सिका में ये लोकेटेड होता है पिट्यूटरी, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इट इज ए प्रोट्रूजन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का ही एक पोर्शन प्रोट्रूड करके हाइपोफाइसिस बनाया है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाया है इन द कैविटी ऑफ द सीला टर्सिका। और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और बेसिकली जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी एक पार्ट है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक पार्ट है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी is directly connected with the secretions of the hypothalamus. Hypothalamus का secretions आप जानते हो, that is releasing hormone जिसको RH या releasing factor बोलते हैं या inhibiting factor बोलते हैं। तो ये जो यहाँ से secretions आते हैं इसके towards the anterior pituitary is by the portal system। इसीलिए इस पोर्शन को anterior pituitary और hypothalamus का जो communication है उसको हम लोग ज्यादा अच्छा बोलते हैं hypothalamic hypophysis portal system, ठीक है। मगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीधे सीधे इसका एक एक्सटेंशन है हाइपोथैलेमस का एक एक्सटेंशन है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऐसा कोई सेल नहीं है जो सिंथेसिस करे हार्मोन्स को। ये बेसिकली हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को ही स्टोर करता है और सिक्रीट करता है। मगर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसके नाम भी उस हार्मोन्स के जैसा ही होते हैं। जैसे कि मान लो ACTH है, ठीक है। ACTH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल सेल एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा होगा? तो कॉर्टिकोट्रॉप्स सेल का नाम ही रख देते हैं कॉर्टिकोट्रॉप्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो थायरोट्रॉप्स, ठीक है। प्रोलैक्टिन तो लैक्टोट्रॉप्स। इसी जैसे ये ग्रोथ हार्मोन हो गया तो सोमैटोट्रॉप्स। उसी तरीके से उसका नोमेनक्लेचर ही हो जाता है। जो सेल रिस्पॉन्सिबल है उस हार्मोन्स के लिए उसका नोमेनक्लेचर जस्ट उसी के जैसा होता है, इसीलिए आपको उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लस आप ये भी जानते हैं कि इसके सेल्स को हम लोग दो स्टेनिंग प्रॉपर्टी में दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं, क्रोमोफोब और क्रोमोफिल, ठीक है। एसिडोफिल और बेसोफिल जैसे टर्म भी यूज करते हैं हम लोग, लेकिन यूजुअली नए नोमेनक्लेचर में ऐसे टर्म को हटा दिए गए हैं, इसलिए कि एसिडोफिल और बेसोफिल कंफ्यूजन क्रिएट करता है WBC सेल्स के साथ। तो उस सेल का नोमेनक्लेचर आजकल यूजुअली नहीं होते। हाउएवर एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये अंडर इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटिंग हार्मोन्स के इफेक्ट में होते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं और जहाँ पे एक्ट करते हैं इस डायग्राम में बहुत हद तक क्लियर है। ये तो एक है गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये किसके कंट्रोल में होगा? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन RH, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, वो गाइड करेगा इसका सेक्रेशन। फीडबैक मैकेनिज्म है इसमें, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन्स को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन ग्रुप ऑफ हार्मोन निकल रहा है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। तो इसमें बेसिकली दो हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। तो इनका काम है ओवरी एंड टेस्टिस पे। अगला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं। और इसका भी रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से है और इसका इनहिबिटिंग फैक्टर भी हाइपोथैलेमस से है। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को यूजुअली हम लोग सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं और ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन बोलते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का डाइवर्सिफाइड रोल है, हर टिश्यू पे हर सेल पे है, इसका काम है। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन जो लैक्टोट्रोपिन है बेसिकली, और ये मिल्क फॉर्मेशन में इसका रोल है मेमोरी ग्लैंड्स में। नेक्स्ट है ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो नाम से ही लग रहा है कि इसका एफिनिटी है फॉर कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, उसको अफेक्ट करता है फॉर हार्मोन सेक्रेशन। ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि इट एक्ट्स ऑन द थायराइड फॉर स्टिमुलेटिंग देयर हार्मोन्स। तो ये कुछ हार्मोन्स है फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी। और रिगार्डिंग पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ये सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज नहीं सिक्रीट करता है, दैट इज बेसिकली टू हार्मोन। एक है वैसोप्रेसिन और जिसको ADH भी बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन व्हिच एक्ट्स ओवर द किडनी ट्यूब्यूल्स। और एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम आप जानते हैं कि मायोएपिथेलियल सेल्स पे होते हैं। बॉडी में जहां जहां मायोएपिथेलियल सेल्स होंगे वहां वहां पे ऑक्सीटोसिन के रोल होंगे। और ये मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं सराउंडिंग द एल्वेलाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के जो एल्वेलाई होते हैं
उसके सराउंडिंग होते हैं मायोपेथिलियल सेल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड लैक्टेशन। स्मूथ मसल सेल्स जैसे यूट्रस में है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, है ना। पार्चुरेशन के टाइम पे मायोपेथिलियल सेल्स, जानते हो ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत बढ़ जाता है और मायोपेथिलियल सेल्स एक्ट करता है यूट्रस और वो कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस फॉर एक्सपेलिंग द फीटस। तो ये इन नटसेल है फंक्शन स्ट्रक्चर रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो कि इसे मैंने अलग से इंटरमीडिएट लोब या MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमने चर्चा नहीं किया है। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसका बेसिक रोल रोडेंट्स में होता है, रैट्स एंड माइस में, इसीलिए इसको हमने ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे नहीं दिया है। तो इट इज़ रिगार्डिंग फिजियोलॉजी ऑफ द हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स। इसमें कुछ आपको पूछना है, कुछ बोलना है तो बताइए, एनी डाउट रिगार्डिंग फिजियोलॉजी? बहुत डिटेल हमने फिजियोलॉजी नहीं किया है, बस इतना किया है कि आपको मैं डिसऑर्डर समझाने में मुझे थोड़ा कन्वीनियंस हो, बस उतना ही हमने थोड़ा डिस्कस किया है। कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना हो, नहीं तो आगे बढ़ें, टाइम कंस्टेंट भी है। तो हम लोग डिसऑर्डर्स की बात, डिसऑर्डर वाले स्लाइड में आ गए। तो वी विल स्टार्ट विथ हाइपर सेक्रेशन, देन विल डील विद द हाइपर सेक्रेशन। तो पिट्यूटरी की बात हो रही है तो द टर्म शुड बी हाइपर पिट्यूटरिज्म। ये क्या है? इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो डिफरेंट हार्मोन्स है, उसका डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होगा। सबसे पहला मैनिफेस्टेशन हमने लिया है रिलेटेड टू सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सेक्रेशन से क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? इट विल बी मैनिफेस्टेड बाय ओवर ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ बोन्स नेचुरली। ठीक है, so in man, usually in man this term is used gigantism. If at a young age there will be increased secretion of growth hormone, the condition will be gigantism. And at adult age, if there is will increase in the secretion of growth hormone, it will lead to acromegaly. ठीक है, तो ये टर्म इंसानों में यूज होता है और एनिमल्स में भी यूज होते हैं। मैं एक दो फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे केस है जाइजेंटिज्म का और केस है एक्रोमेगेली का। तो नाम से स्पष्ट है, जाइजेंटिज्म कब होगा? जब ग्रोइंग एज में ओवर सेक्रेशन होने लगेगा, हाइपर सेक्रेशन होने लगेगा ग्रोथ हार्मोन का, तो बॉडी बहुत ज्यादा राक्षस की तरह हो जाएगा, इसीलिए जायंट की तरह इसका नोमेनक्लेचर है। और एक बार ग्रोथ रुक जाए, एपिफाइशियल कार्टिलेज में फर्दर ग्रोथ होने का चांसेस नहीं हो, तब अगर GH हार्मोन हाइपर सेक्रेशन होते हैं तो शरीर का लंबाई तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो उसके बॉडी एक्सट्रीमिटीज होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगेली। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। व्हाट इज जाइजेंटिज्म? इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन यंग, सोमैटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन इन द यंग इंडिविजुअल। ठीक है, दोज इंडिविजुअल बिकम वेरी टॉल and the skin and subcutaneous tissue show fibrous hyperplasia। ठीक है, इसके साथ साथ ग्लाइकोसूरिया भी होगा ऐसे इंडिविजुअल में। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज आएगा यूरिन में, सिंस सोमैटोट्रोपिन इज डायबिटोजेनिक। ठीक है, ग्लाइकोजन लाइसिस उसका रोल है, ग्लाइकोजन को भी तोड़ता है, इसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा और यूरिन में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक फाइंडिंग है इन केस ऑफ जाइजेंटिज्म। ठीक है, इफ द पेशेंट लिव्स बियॉन्ड द एज ऑफ एपिफाइशियल फ्यूजन, एपिफाइशियल फ्यूजन नहीं हुआ उसके बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होता रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्रोमेगेली। तब उस कंडीशन का एक अलग नाम हो जाता है एक्रोमेगेली। इस तस्वीर में आप देखिए, इट इज ए केस ऑफ जाइजेंटिज्म, है ना। ये हॉर्स इतना बड़ा आपने देखा नहीं होगा, सॉरी ये रैबिट है, इतना बड़ा देखा नहीं होगा, हॉर्स लाइक अपीयरेंस दिख रहा है। तो एनिमल्स में भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। व्हाट इज एक्रोमेगेली? तो इट इज इनलार्ज्ड एक्सट्रीमिटीज। अब हाइट तो इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा बॉडी। तो हैंड्स आर फिट आर एब्नॉर्मली लार्ज, फिंगर्स आर crooked, फेशियल बोन्स बिकम लॉन्ग एंड थिक, और जॉ खासकर आगे प्रोट्रूड हो जाता है, उनका जॉ आगे ऐसे निकला हुआ दिखता है, प्रोट्रूडेड जॉ, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्नेथिज्म, यानी आउटवर्ड प्रोट्रूजन ऑफ द जॉ, प्रोग्नेथिज्म। ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज है लाइक नोज, लिप्स, ईयर्स, वो बहुत बड़े हो जाते हैं।
ये एक्सटर्नल अपीयरेंस है। इनसाइड जो विजुअल ऑर्गन्स है वो भी बड़े हो जाते हैं, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्प्लैंकोमेगाली और मैक्रोस्प्लैंकनिया। इट इज ऑल्सो ए फीचर ऑफ एक्रोमेगाली, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में। काइफोसिस, काइफोसिस भी दिखता है। काइफोसिस क्या है तो बताएंगे क्या, व्हाट इज काइफोसिस? कर्व्ड स्पाइन, स्पाइन कर्व्ड हो जाता है। Outward movement of spinal and आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द yes. स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, काइफोसिस। अदर देन दिस इंपॉर्टेंस हो सकता है एमिनोरिया, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, और समटाइम्स आई में भी चेंजेस दिखेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ आई भी दिखेगा इन केस ऑफ एक्रोमेगाली। इसमें देखिए डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ ऑफ द फीट कैट में है, एक पैर छोटा है एक पैर काफी बड़ा है, तो ये केस है एक्रोमेगाली का। Now we will talk about the hyposecretion. Hyposecretion. The different cause of hypofunctioning is pressure over the pituitary gland, may be due to some tumor or cyst. Adjoining tumors or cyst may cause pressure atrophy of the pituitary, may be due to some inflammatory changes, some necrotic changes, pressure by hydrocephalus, abnormal development, or brain tuberculosis. So important change in hyposecretion is dwarfism or infantilism, but this condition is rarely met in animals. You can see this condition, but it is rarely met. और एक चीज इसमें ये भी याद रखिए कि इसका जो ड्वार्फिज्म होता है और जो थायराइड के डिफिशियंसी से जो ड्वार्फिज्म होता है, दोनों के ड्वार्फिज्म में डिफरेंस है। पिट्यूटरी का जो ड्वार्फिज्म है इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका मेंटल एबिलिटी नॉर्मल होता है, लेकिन जो थायराइड के जो ड्वार्फ्स होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो इसमें सिर्फ हाइट का प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं होता पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में, लेकिन थायराइड वाले में मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाता है। ये एक रेयर फोटोग्राफ है जहाँ पे ये ड्वार्फिज्म दिख रहा है इन केस ऑफ डॉग। यूजुअली एनिमल्स में कम दिखता है इस तरह कंडीशंस। नेक्स्ट है सिमोन्स डिजीज। सिमोन्स डिजीज क्या है? इट इज ड्यू टू पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब सारे हार्मोन्स की कमी हो जाए पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी के कोई पार्टिकुलर हार्मोन्स का नहीं, इन जनरल सारे हार्मोन्स की कमी हो जाए तो उसको हम साइमोन्स डिजीज भी बोलते हैं, या पिट्यूटरी कैकेक्सिया। एक नया नोमेनक्लेचर भी इसका है, सिहान्स सिंड्रोम, ठीक है। तो यूजुअली डॉग्स में देखने को मिलता है, और क्यों होता है? ड्यू टू postpartum necrosis of pituitary consequent on thrombosis following hemorrhages. तो due to postpartum necrosis hyposecretion हो जाता है पिट्यूटरी के किसी भी हार्मोन का, पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं साइमन्स डिजीज। और इसमें जो साइंस दिखेंगे वो होगा इमिशिएशन, बॉडी सूख जाता है, कमजोर हो जाता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, वीकनेस, लो BMR, लॉस ऑफ हेयर एंड पिगमेंटेशन, मेंटल प्रॉब्लम भी है, माइक्रोस्प्लैंकनिया है, यानी विसरल ऑर्गन का साइज भी छोटा हो जाता है, और बॉडी इमेसिएटेड हो जाता है। तो साइमन्स डिजीज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और अदर देन क्लिनिकल साइंस कुछ लीजन्स होते हैं, जो ये लीजन्स पिट्यूटरी के इफेक्ट होने से डिफरेंट अदर ग्लैंड्स भी इफेक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एट्रोफी हो जाएगा थायराइड में भी, एड्रिनल कॉर्टेक्स में भी, गोनाड्स में भी, पैराथायराइड्स में भी, वहाँ पे भी आपको दिखने लगेंगे एट्रोफी, और उसके भी हार्मोन का कमी होने से एडिशनल चेंजेस दिखने लगेगा, थायराइड का चेंजेस, एड्रिनल कॉर्टेक्स के चेंजेस, गोनाड्स के चेंजेस, पैराथायराइड्स हार्मोन के चेंजेस वो भी दिखने लगेगा। ये पिट्यूटरी कैकेक्सिया है, साइमन्स डिजीज का कंडीशन है। बॉडी वीक हो गया है, एमेसिएटेड हो गया है, डिहाइड्रेटेड हो गया है। टाइम देखिए मेरे पास 7-8 मिनट बचा हुआ है, तो जितना होगा आज होगा, नहीं तो एक क्लास का ये है नहीं, मे टेक 2 और 3 क्लास ले सकता है इंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि ग्लैंड्स बहुत हैं, उसके फंक्शन और डिसऑर्डर दोनों डील करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है आज पिट्यूटरी या एक ग्लैंड और हम डील कर पाए। नेक्स्ट डिफिशियंसी इज फ्रोलिक्स सिंड्रोम। इसमें बेसिकली जो हार्मोन का कमी हो जाता है वो गोनाडोट्रोपिन से,
दैट इज FSH एंड LH। इसका सेक्रेशन कम हो जाने से जो कंडीशन होगा उसको होता है फ्रॉलिक सिंड्रोम, और इट इज ड्यू टू प्रेशर बाय सराउंडिंग ट्यूमर और हाइड्रोसिफेलस और यूजुअली फाउंड इन फीमेल। ठीक है, दिखेगा क्या? मैनिफेस्टेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या ऐसा ओबेसिटी होता है, एक डिस्प्रोपोर्शनेट फैट डिपोजिशन हो जाता है। जैसे एब्डोमेन में बहुत हो जाएगा, हिप रीजन में बहुत हो जाएगा, बाकी जगह पे फैट नहीं दिखेंगे, तो डिस्प्रोपोर्शनेट एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन होगा, मेंटल रिटार्डनेस होगा, स्किन का प्रॉब्लम है, और पसीना ज़्यादा आता है, कम आता है, रिड्यूस ब्लड सेक्रेशन है। तो दीज आर सम कंडीशन ऑफ फ्रॉलिक सिंड्रोम। ये डायग्राम है शोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। ये फ्रॉलिक्स का सिंड्रोम का केस है डॉग में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अदर देन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज, तो जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं डायबिटीज में सीधे सीधे लगता था हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज फिर सिखाया गया कि नहीं, डायबिटीज भी दो तरह के होते हैं। डायबिटीज मेलाइटस इज रिलेटेड टू ग्लूकोज, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस का ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। इसका बेसिकली लेना देना है वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो आप जानते हो कि जितने भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है किडनी में, जितना भी ब्लड फिल्टर होकर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है, about 85% of that glomerular filtrate is reabsorbed by the renal tubules under the effect of antidiuretic hormone और vasopressin। तो जितने भी फिल्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं उसका 85% रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में ADH की वजह से। अगर ADH का सिक्रेशन कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन जो होना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन फ्लो होगा, यूरिन आउटपुट होगा, और बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा उसमें, और ऐसे ही टेस्टलेस यूरिन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, बार बार यूरिनेशन होना, बहुत थीन यूरिन का होना, उसके जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं नॉर्मल यूरिन के, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बहुत थोड़े हो जाते हैं ड्यू टू डाइल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम हो जाता है। इस कंडीशन में बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, और आप ये जानते हैं, मैं थोड़ा बताना भूल गया आपको पिट्यूटरी वाले में, कि एंटीरियर पार्ट को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और एंटीरियर लोब में पास डिस्टलिस, पास ट्यूबरलिस, पास्ट इंटरमीडिया, ऐसे 3 हिस्से होते हैं। उसी तरीके से जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है, यानी कि जो पोस्टीरियर लोब है, उसके पार्ट को पास्ट नर्वोसा बोलता है। ठीक है, तो बेसिकली यही हिस्सा है जहाँ जो एक्सेप्ट करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को और स्टोर करता है। तो उसमें अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो दैट विल लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस। तो कॉज कैन बी एनी ट्रॉमा, कॉज कैन बी एनी ट्यूमर। तो प्राइम पिट्यूटरी का ही ट्यूमर हो सकता है, या कहीं दूसरी जगह का ट्यूमर मेटास्टेसाइज होकर वहां पे पहुंच गया है। हाइड्रोसिफेलस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है। इन सब वजह से टेस्टलेस यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट इज ट्यूमर्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सिर्फ जानना है आपको, जैसे मैं आपको कह रहा था कि सेल्स के नोमेनक्लेचर, एंटीरियर पिट्यूटरी का बेसिकली क्रोमोफोब, क्रोमोफिल, एसिडोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो ट्यूमर होंगे वैसे ही होंगे, क्रोमोफोब एडिनोमा, एसिडोफिल एडिनोमा, बेसोफिलिक एडिनोमा, ये कुछ पिट्यूटरी के ट्यूमर हो सकते हैं, प्लस कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा हो सकते हैं, अदर देन एडिनोमा कार्सिनोमा हो सकता है। तो दीज वर सम ऑफ द कंडीशंस दैट इज फ्रीक्वेंटली मेट विद पिट्यूटरी ग्लैंड। एक छोटा सा ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, और 2 मिनट का टाइम है, उसको हम डिस्कस कर ले। ये पीनियल ग्लैंड, आपको आइडिया है कि जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं उसके बीच में पाया जाता है, और ये पाइन कोन होता है ना, उसी की तरह का दिखता है, तो वहीं से नोमेनक्लेचर लिया गया है पीनियल ग्लैंड, पाइन कोन की तरह दिखता है। ठीक है, और इसका भी जो हार्मोन सेक्रेशन है वो वेरी करता है, इवन इन द डिफरेंट एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इसका हार्मोन्स में थोड़ा सा डिफरेंसेस है रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। देखो इसका ये है लोकेशन पीनियल ग्लैंड का। ठीक है, हाइपोथैलेमस, सॉरी ये जो आपका हेमिस्फेयर्स है, उसके दोनों हेमिस्फेयर के बीच में पाए जाते हैं, और बहुत ही छोटा होता है, 5 to 8 मिलीमीटर साइज होता है, और
सो ज़्यादा नहीं है इसमें। पिनियल ग्लैंड बहुत छोटे ग्लैंड है और ये इट इज फाउंड अबव द पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। इट सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन। ठीक है, आप जानते हो मेलाटोनिन के रोल्स, इवन आप सुना होगा पिनियल ग्लैंड का रोल होता है फॉर जो डायurnal वेकिंग होता है ना, और डे नाइट का जो पहचानते हैं एनिमल्स, तो उसमें भी मेलाटोनिन का रोल है। अदर देन दिस मेलाटोनिन का और भी एक्शन है। इट इज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरमीडिएट लोब ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी में निकलता है, खासकर रोडेंट्स में MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसको एंटागोनाइज करता है मेलाटोनिन, और इसके साथ साथ ये थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन को भी कम करता है, एड्रिनल स्टेरॉइड के सिक्रेशन को भी इनहिबिट करता है। ये रिगार्डिंग मेलाटोनिन कुछ काम है, और इसके रोल वेरी करते हैं ऑन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। जब हाइपर सेक्रेशन हो जाएगा, इट विल लीड टू डिलेड प्यूबर्टी। इसका मतलब इसका रोल रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन भी है, और जब हाइपो फंक्शन हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इन प्रीकोशियस प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी। Other than this, in pineal gland there are some neoplasm like pinealoma, glioma, and teratoma. Remaining part we will discuss in other class in next week. And this was all about today, and the time is going. Few seconds are left. So I am just concluding the today meeting.